हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग नागपुरी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और फ्रेंड, क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है। तो वहाँ पर आप जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और फ्रेंड, आपको सोमवार से लेकर शुक्रवार, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ठीक है, इन 5 दिनों आपको वीडियो मिलेगी सुबह 6 बजे, ठीक है। याद रखिएगा, आप सुबह 6 बजे के बाद देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, देवल में कौन अनुनासिक शब्द का उदाहरण है कि, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिए हुए ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा अनुनासिक शब्द है, ठीक है। ऑप्शन है दांत, चांद, भंग या फिर ए और बी दोनों। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? डी सही होगा, ए और बी दोनों, ठीक है। अनुनासिक शब्द, ठीक है। अनुनासिक शब्द कौन कौन से हैं? तो दांत और चांद है, ये दोनों अनुनासिक शब्द हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि अनुनासिक शब्द किसे कहा जाता है, क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अनुनासिक शब्द इके चंद्र बिंदु कहल जाएला, ठीक है। अनुनासिक जो है उसे हम क्या कहते हैं? तो चंद्र बिंदु कहते हैं। इके लिखे के लिए पहले आवेक वाला वर्ण ऊपरे चंद्र बिंदु कर व्यवहार करल जाएला, ठीक है। इसे लिखने के लिए क्या किया जाता है? तो आने वाले वर्ण से पहले उसके ऊपर क्या लगाया जाता है? तो चंद्र बिंदु लगाया जाता है, उसका व्यवहार किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर समझिए, दांत, चांद, तो यहाँ पर ऊपर में आप लोग देख रहे होंगे, द के ऊपर क्या है? चंद्र बिंदु है। च के ऊपर क्या है? चंद्र बिंदु है। तो इन सभी को चंद्र बिंदु को हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। तो दांत के ऊपर चंद्र बिंदु है तो यह क्या होगा? अनुनासिक शब्द होगा। उसी प्रकार चांद भी यहाँ पे क्या होगा? अनुनासिक शब्द होगा। मुंह भी यहाँ पर अनुनासिक शब्द होगा, ठीक है। क्लियर है। और आगे हम अगर बात करें अनुनासिक व्यंजन की, तो अंग, न और म, ये तीनों क्या होते हैं? अनुनासिक व्यंजन होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं, ठीक है। इसे याद रखना है। क्लियर है। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा था? तो क्वेश्चन में हमारा पूछा था, देवल में कौन वर्ण अनुनासिक शब्द का उदाहरण है कि, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा था कि अनुनासिक शब्द का उदाहरण कौन सा है? तो दांत और चांद हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इया कौन व्यंजन वर्ण से संबंधित आए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो इया है तो किस व्यंजन वर्ण से संबंधित है? महाप्राण ध्वनि से, अल्पप्राण ध्वनि से, अनुनासिक ध्वनि से, या देवल कोनो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे सी सही होगा, अनुनासिक ध्वनि से, ठीक है। याद रखना है इसे भी। इया यहाँ पर व्यंजन वर्ण है, किससे संबंधित है? तो नासिक ध्वनि से संबंधित है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें व्यंजन कर कौन वर्ण कहूँ कहूँ नागपुरी उच्चारण में बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसमें व्यंजन का कौन सा ऐसा वर्ण है जो कहीं कहीं नागपुरी उच्चारण में बदल जाता है, ठीक है। जैसे में मूर्धन्य स या तालब स, ह या फिर अक्ष। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, तालब स, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि उसमें व्यंजन होते कौन कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, उसमें व्यंजन होते हैं तालब स, मूर्धन्य स, धन्य स और ह, ठीक है। ये चारों क्या है? तो उसमें व्यंजन है। जिसमें अगर हम बात करें तो तालब स का, किसका? तालब स का नागपुरी में कहीं कहीं क्या उच्चारण होता है? तो मूर्धन्य स का उच्चारण होता है, ठीक है। इसे याद रखना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ज कौन वर्ण कर बदलल ध्वनि है कि, ठीक है। ज यानी किस वर्ण का बदला हुआ ध्वनि है वो बताना है। ज का, झ का, य का या फिर ल का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? य सही होगा, सी, ठीक है। य होगा, यानी ज किसका बदला हुआ ध्वनि रूप है? तो य का, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि कखनो कखनो य ज में बदल जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है? य किस में बदल जाता है? तो ज में बदल जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, स कौन व्यंजन वर्ग कर उदाहरण है कि, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मूर्धन्य स, ठीक है, किस व्यंजन वर्ग का उदाहरण है वो पूछ रहा है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन का, अंतस्थ व्यंजन का, ऊष्म व्यंजन का, संयुक्त व्यंजन का, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, ऊष्म व्यंजन वर्ग का उदाहरण है कौन? तो जो मूर्धन्य स वर्ण है वो। तो चलिए यहाँ पर हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं कि जो व्यंजन वर्ण है किस किस वर्ग में आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिएगा, स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो क, ख, ग, घ, फिर च, छ, ज, झ, फिर ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, फिर प, फ, ब और भ, ठीक है। तो क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, ठीक है, इन सारे वर्णों को क्या कहा जाता है? तो इन सभी को स्पर्श व्यंजन के वर्ग में रखा जाता है, ठीक है। आगे हम बात करें तो अंतस्थ व्यंजन वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो य, र, ल और व, ठीक है। आगे हम बात करें उस व्यंजन वर्ग में कौन कौन से आते हैं? तो तालब स, मूर्धन्य स, धन्य स और ह, ठीक है। और संयुक्त व्यंजन वर्ग में अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र,
ये चारों वर्ण आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पे पूछा क्या था, तो क्वेश्चन पे पूछा था कि मूर्धन्य स कौन व्यंजन वर्ग कर उदाहरण है के, तो किसका उदाहरण हो जाएगा, उसमें व्यंजन का उदाहरण हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, बाघ कौन तरह कर शब्द रूप कर उदाहरण है के। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाघ, ठीक है, बाघ जो शब्द है तो किस तरह का शब्द रूप का उदाहरण है। ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, तद्भव। ठीक है, बाघ जो शब्द है किस तरह का शब्द रूप का उदाहरण है, तो तद्भव शब्द रूप का उदाहरण है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि तद्भव शब्द रूप होता क्या है, तद्भव कहते किसे हैं। ठीक है, तो जे शब्द संस्कृत भाषा से आए के अपन रूप के बदल ले हैं और हिंदी लगे नागपुरियों में व्यवहार होते हैं, उनके तद्भव शब्द कहे ना। ठीक है, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, तो जो शब्द संस्कृत भाषा से आया है और अपने रूप को क्या किया है, बदल लिया है, और हिंदी जैसा, हिंदी यानी संस्कृत से आके वो हिंदी में उसका परिवर्तन हो गया है और उसी प्रकार नागपुरी में भी उसका व्यवहार हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तद्भव शब्द कहेंगे। जैसे हम यहाँ पे बात करें, आग, मुंह, आम, माता, सूरज, भाई, सावन, बिजली, नाच, केला, आम, काम, कपड़ा, आलस, पूत, ससुर, बाघ, दही, कछुआ। ठीक है, ये सारे क्या हैं, तो तद्भव शब्द हैं। क्लियर है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पे पूछा क्या था, क्वेश्चन पे पूछा था कि बाघ कौन तरह का शब्द रूप कर उदाहरण रखे, तो किस तरह का शब्द रूप का उदाहरण हो जाएगा, तद्भव शब्द रूप का उदाहरण हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, देवल में से कौन देशज शब्द का उदाहरण है के। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिए हुए ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा शब्द देशज शब्द का उदाहरण है। ऑप्शन से बैठी, अदालत, पूजा या नक्शा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, बैठी। ठीक है, देवल शब्द में से आपको बताना था कि कौन सा देशज शब्द है, तो बैठी देशज शब्द है। ठीक है, आगे हम बात करें अदालत, ये क्या है, तो विदेशज शब्द है, वो भी अरबी भाषा। ठीक है, पूजा ये आपका क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा, और नक्शा भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर विदेशी शब्द होगा और वो भी अरबी भाषा का होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि देशज शब्द किसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि देशज शब्द नागपुरिया संस्कृति और समाज शास्त्र अनुसार बोल चाल कर जे शब्द ई भाषा में परंपरागत रूप से व्यवहार होवत हैं, ओके देशज शब्द या ठेठ नागपुरी शब्द कहे ना। ठीक है, यानी यहाँ पे क्लियरली ये कहना चाह रहा है कि जो देसी भाषा है, जो नागपुरी भाषा का खुद का जो शब्द है, उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर देशज शब्द कहेंगे। जैसे गमछा, चदर, कमरा, लुगा, झूला, गेंदा, हर, फार, फर, तलवार, ढेकी, गरु, बैठी, डिबरी, लोटा, थारी, डूबा आदि, ये सब क्या है, तो देशज शब्द है। ठीक है, सारे को याद रखना है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, देवल में से कौन देशज शब्द ना लगे। ठीक है, यहाँ पे से बताना है आपको कि कौन सा देशज शब्द यानी देसी शब्द नहीं है। ऑप्शन है आम, कटहर, अलुआ, भेड़वा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, ए सही होगा, आम। आम क्या है, देशज शब्द नहीं है, आम क्या शब्द है, तो तद्भव शब्द है। क्लियर है, तो तद्भव शब्द क्या होता है मैंने बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, स्रोत कर आधार पर हमरे धरती के कौन तरह कर शब्द रूप में राखिला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्रोत के आधार पर हम धरती को किस शब्द रूप के उदाहरण में रखते हैं, किस शब्द रूप में रखते हैं, देशज में, तद्भव में, तत्सम में या विदेशज में। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, बी सही होगा, तद्भव शब्द में, शब्द रूप में। ठीक है, जो धरती शब्द है इसे हम किस शब्द रूप में रखते हैं, तो तद्भव शब्द रूप में रखते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, स्रोत कर आधार पर, किसके आधार पर, तो स्रोत के आधार पर सरकार शब्द कौन शब्द कर उदाहरण है के। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सरकार शब्द है किस शब्द रूप का उदाहरण है, तत्सम, देश, देशज, तद्भव या विदेशज, फारसी शब्द। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, विदेशज, फारसी शब्द। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि विदेशज शब्द किसे कहा जाता है। ठीक है, तो विदेशज शब्द चाहे दूसर भाषा से आवल शब्द बन, विदेशज भाषा की को ही हम क्या कहते हैं, दूसरे भाषा से आया हुआ शब्द। तो नागपुरी भाषा में जे शब्द विदेशी भाषा मन से आए हैं वो शब्द विदेशज शब्द हकें। ठीक है, नागपुरी भाषा में जो शब्द विदेशी भाषा से आए हैं उसे हम क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे फारसी शब्द में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे आवाज़, तहसील, आवारा, कुर्सी, मुर्दा, सरकार, चश्मा, दिमाग आदि। ठीक है, ये सब सारे क्या हैं, तो विदेशज शब्द हैं और वो भी क्या है, तो फारसी भाषा शब्द है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, तो क्वेश्चन पूछा था कि स्रोत के आधार पर सरकार शब्द कौन शब्द रूप कर उदाहरण की, तो किस शब्द रूप का उदाहरण होगा, विदेशज शब्द का उदाहरण होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, देवल शब्द दिमाग कौन शब्द रूप कर उदाहरण है कि। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिया हुआ शब्द जो दिमाग है किस शब्द रूप का उदाहरण है। ऑप्शन है विदेशज, तत्सम, देशज या तद्भव। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ये सही होगा, विदेशज होगा। ठीक है, देवल शब्द जो दिमाग है किस शब्द रूप का उदाहरण है, तो विदेशज शब्द है, वो भी किसका, तो फारसी भाषा का। किसका है, फारसी भाषा का। ठीक है, फारसी शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, मास महीना कौन भाषा
कर शब्द है कि, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मास और महीना है किस भाषा का शब्द रूप है वो पूछ रहा है, ठीक है। तुर्की का, देशज का, हिंदी का या फिर अरबी फारसी का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, अरबी फारसी का। जो मास है, मास आपका अरबी भाषा है और महीना क्या है, फारसी है, ठीक है। तो यहाँ पर मास और महीना किस शब्द का शब्द रूप हो जाएगा, किस भाषा का, तो अरबी और फारसी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, क्रिया विशेषण से संबंधित शब्द मन कौन शब्द रूप कर उदाहरण है कि, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्रिया विशेषण से संबंधित जितने सारे शब्द हैं उन सारे शब्दों को किस शब्द रूप में रखा जाता है, अविकारी में, विकारी में, तत्सम में या तद्भव में। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, अविकारी में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि अविकारी शब्द होता क्या है, ठीक है। तो जे शब्द मनक रूप में लिंग, वचन, काल, मनक कारण बदलाव नहीं होवेला उके अविकारी शब्द कहना है, ठीक है। जिस शब्द में लिंग, वचन, काल ये सब का क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो सारे को हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। और इसमें आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, तो क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक से जुड़ल शब्द मन के अविकारी शब्द कर कसौटी में रखल जाएला या रखे ना, ठीक है। यानी यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जितने सारे क्रिया विशेषण के शब्द है, समुच्चय बोधक शब्द हैं, संबंध बोधक शब्द हैं और विस्मयादि बोधक शब्द हैं, इन सारे को हम किस में रखते हैं, तो अविकारी शब्द के शब्द कसौटी में रखते हैं, ठीक है। जैसे क्रिया विशेषण के शब्द क्या क्या हो जाएंगे, एखन, आज, धीरे धीरे, ठीक है। ये सब सारे क्या है, तो क्रिया विशेषण शब्द है। और इन सारे को कहाँ पे रखा जाता है, तो अविकारी शब्द के कसौटी में रखा जाता है। और अविकारी शब्द किसे कहते हैं, तो जिस शब्द में लिंग, वचन, कारक, काल आदि का प्रभाव नहीं होता है उस शब्द को हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि क्रिया विशेषण से संबंधित शब्द मन के कौन शब्द रूप में रखल जाएगा या किस शब्द रूप का उदाहरण है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, अविकारी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, शब्द कसौटी रूप में हमरे कैसनो मैसनो शब्द के कौन रूप में पाविला, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि शब्द कसौटी में आपको बताना है कि कैसनो मैसनो, हम इसे कैसनो मैसनो जो शब्द है इसे हम शब्द के किस रूप में रखेंगे, विकारी में, देशज में, अविकारी में या विदेशज में। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी सही होगा, अविकारी में, ठीक है। क्यों, तो कैसनो मैसनो क्या है, तो एक क्रिया विशेषण शब्द है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात से संबंधित शब्द उदाहरण कौन तरह कर शब्द रूप में आवेला, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि समुच्चय बोधक के जितने सारे शब्द हैं, संबंध बोधक के शब्द हैं, विस्मयादि बोधक के शब्द हैं और निपात के जितने सारे शब्द हैं, तो उन सारे शब्दों को हम किस में रखेंगे, ठीक है, किसके उदाहरण है, तत्सम के, तद्भव के, विकारी के या फिर अविकारी के। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, अविकारी के, ठीक है। अभी जस्ट मैंने बताया था। क्लियर है। चलिए आगे हम देखें। तो क्वेश्चन आप सबों के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, तो कांसा के कौन किस्म कर संज्ञा में रखल जाएगा, ठीक है। जो कांसा शब्द है तो इसे हम संज्ञा के कहाँ पे, यानी संज्ञा के किस किस्म, यानी संज्ञा के किस उदाहरण पे हम रखेंगे, भाववाचक संज्ञा में, द्रववाचक संज्ञा में, समूहवाचक संज्ञा में या फिर जातिवाचक संज्ञा में, ठीक है। ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर है। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड वीडियो कैसी रही मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।